हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं बायो सोशियोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि न्यू है और आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम एक प्राकृतिक वैज्ञानिक द्वारा नहीं अपनाया जाता। इनमें से कौन सा उपागम है जो कि प्राकृतिक वैज्ञानिक द्वारा नहीं अपनाया जाता। तो ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक वैज्ञानिक मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटाइप समथिंग इसकी बात हो रही है। तो प्राकृतिक वैज्ञानिक क्या क्या करता है? प्रयोगशाला में परीक्षण करता है, ठीक है। उपकरण रसायनों का प्रयोग करता है, ठीक है। चरों को नियंत्रित करता है, ये भी ठीक है। लेकिन अध्ययन की जाने वाली प्रघटना में भाग नहीं लेता है, तत्वों का साक्षात्कार नहीं करता है। ये कौन करता है? ये समाज वैज्ञानिक करता है। तो जो पहला ऑप्शन आपका है, ये प्राकृतिक वैज्ञानिक द्वारा नहीं अपनाया जाता, ये समाज वैज्ञानिक द्वारा अपनाया जाता है। मतलब जैसे समाजशास्त्र में या इतिहास का कोई विद्यार्थी है या राजनीति का कोई विद्यार्थी है तो वो अपनाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसको वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उपयोग नहीं माना जा सकता। इसमें से किसको वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उपयोग नहीं माना जा सकता? ये अनिश्चितता को कम करता है, ठीक है। ये भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करता है, ये भी सही है। ये निर्णय शक्ति में सुधार लाता है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ये विषय परकता को बढ़ाता है। तो देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग पूछ रहा है और पूछ रहा है कैन नॉट, मतलब नहीं कंसीडर कर सकते। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च कभी भी सब्जेक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दे सकता। ये हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, ऑब्जेक्टिविटी को, सब्जेक्टिविटी को नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है ये गलत होगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का वह प्रकार जो कार्य योजना की प्रभावशीलता को मापता है उसको क्या कहते हैं? प्रायोगिक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, परिमाणात्मक अनुसंधान या फिर मूल्यांकनात्मक अनुसंधान। तो अनुसंधान का एक ऐसा प्रकार है जो कार्य योजना की प्रभावशीलता को मापता है। तो कार्य योजना की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस को मेजर कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि मूल्यांकन कर रहा है ना। मूल्यांकनात्मक अनुसंधान, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन एक बार अगर आप देखना चाहें तो प्रयोगात्मक वहाँ पर होगा जहाँ पर हम कार्य कारण का देखेंगे, चरों के बीच में कार्य कारण प्रभाव अंतर उसका क्या पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अन्वेषणात्मक में जहाँ पे हमें समस्या के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो हम एक्सप्लोर करेंगे। और परिमाणात्मक में जहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है, समथिंग ऐसा कुछ। तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव कल मैंने वीडियो में समझाया था। अगला क्वेश्चन है, चरों के मध्य संबंधों के अनुमान को क्या कहते हैं? एक ऐसा एजुम्पशन जो कि वेरिएबल के बीच में रिलेशंस को बताता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अवधारणा, परिकल्पना, शोध विकल्प या फिर वस्तुपरकता। तो उसको हम कहेंगे परिकल्पना या फिर हाइपोथेसिस। सेकेंड ऑप्शन जो आपका है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिकल्पना की विशेषता नहीं है? तो परिकल्पना में क्या चीज़ नहीं होती है? ये अनुभवजन्य रूप से परीक्षण योग्य होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। विशिष्ट एवं सटीक होनी चाहिए, सही बात है। इसे उन चरों को स्पष्ट करना चाहिए जिनके मध्य संबंध स्थापित होने वाले हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। लेकिन परिकल्पना के कथन कभी भी विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ विरोधाभासी होने चाहिए, तो ऐसा कोई विशेषता अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा परिकल्पना का उदाहरण नहीं है? एग्जाम्पल इसमें से कौन सा हाइपोथेसिस का नहीं है? ऑप्शन देखिए, छात्रावास में निवास करने वाले छात्रावास में नहीं रहने वालों से अधिक मदिरा का उपयोग करते हैं। उच्च वर्ग वाले लोगों के निचले वर्ग के लोगों से कम बच्चे होते हैं। कार्य अवधि के बढ़ने से कार्य संतुष्टता कम हो जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है, राजस्थान में बाल विवाह की व्यापकता का पता लगाना। तो अगर ऑप्शन को आप ठीक से देखेंगे तो ये तीन ऑप्शन जो आपके हैं ये हाइपोथेसिस हैं, क्योंकि इनमें दो वेरिएबल हैं और चरों के मध्य में संबंध को, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, तो यहाँ पर तीनों के बीच तीनों में ये चीज़ है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन आपका है ये एक समस्या को दर्शा रहा है, तो ये हाइपोथेसिस हमारी नहीं है, एक तरीके की प्रॉब्लम बता रहा है। फोर्थ ऑप्शन जो आपका है ये परिकल्पना का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, वस्तुपरक एवं निष्पक्ष शोध को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मूल्य निरपेक्ष शोध, महत्वपूर्ण शोध, निर्णयात्मक शोध या फिर रेडिकल शोध। तो ऑब्जेक्टिव हो और अनबायस्ड रिसर्च हो, तो ऐसे रिसर्च को हम कहते हैं मूल्य निरपेक्ष, वैल्यू फ्री रिसर्च इसको हम बोलेंगे, जिसमें
बायसनेस नहीं होगी। जो अनुसंधान करता है वो किसी तरीके से बायस्ड नहीं होगा, निष्पक्ष रहेगा, वस्तुपरक अध्ययन करेगा, ऑब्जेक्टिव स्टडी करेगा, तो उसको हम कहेंगे मूल्य निरपेक्ष शोध। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए कौन सी निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए कौन सा यहाँ पे हम यूज़ करते हैं? सैम्पलिंग मेथड। तो जब भी हमें क्षेत्र का चुनाव करना होता है तो एक विधि कहलाती है ग्रिड प्रणाली। सैम्पलिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है तो सैम्पलिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रिड विधि एक होती है जिसके द्वारा हम एरिया का चुनाव करते हैं। लॉटरी, टिपेट, ये सारे जो होते हैं इनके द्वारा हम निदर्शन या सब वो चुनाव करते हैं कि किन किन को हमको लेना है वहाँ पे। और ग्रिड में क्या करते हैं हम? भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो निदर्शन प्रणाली जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर होते हैं उसको क्या कहते हैं? दैव निदर्शन, स्वयं चयनित निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या फिर स्नोबॉल निदर्शन। तो एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने का अवसर प्रदान किया जाता है उसको हम कहते हैं दैव निदर्शन, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि प्रत्येक यूनिट को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का, उसको हम कहेंगे दैव निदर्शन या फिर रैंडम सैम्पलिंग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रश्नावली का गुण नहीं है? कौन सा क्वेश्चनेयर का गुण नहीं है? स्वयं प्रशासित, न्यूनतम व्यय, भावनात्मक प्रेरणा का अभाव या फिर विशाल जनसंख्या का अध्ययन। तो गुण पूछ रहा है, नहीं है मतलब एक कौन सा दोष है। तो स्वयं प्रशासित, न्यूनतम व्यय, विशाल जनसंख्या का अध्ययन, ये इसके गुण हैं। दोष के तौर पर देखें तो इसमें भावनात्मक प्रेरणा यानी लैक ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली आपने भेज दी, उत्तरदाता के समक्ष आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो उसको कोई इमोशनल स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है कि वो प्रश्नों को भरे नहीं भरे और कैसे भर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निदर्शन की वह विधि जिसमें उत्तरदाताओं का चयन पहले से परिचित और उपलब्ध लोगों में से किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो एक ऐसी सैम्पलिंग है जहाँ पर हमें रिस्पोंडेंट को ऑलरेडी जो नोन है और जो अवेलेबल हैं उनके द्वारा हम चुनते हैं। तो ऑप्शन में आपके हैं स्नोबॉल, कोटा, कन्वीनियंस यानी सुविधापूर्ण और पर्पोजिव यानी कि उद्देश्यपूर्ण। तो पहले से ज्ञात उत्तरदाता हैं और उन्हीं में से हमें चयन करना है, तो इसको हम कहेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे कि हमें कैंसर पेशेंट का अध्ययन करना है तो पहले हम जो ज्ञात हैं कैंसर पेशेंट उनसे बात करेंगे और फिर उसके बाद उनके थ्रू और लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग। अगला प्रश्न है, जिस प्रश्नावली में निश्चित भाषा एवं पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं वो क्या कहलाती है? असंरचित प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली या फिर विचारात्मक प्रश्नावली। एक क्वेश्चनर जो कि कंसिस्ट करती है डेफिनेट लैंग्वेज एंड प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो पहले से डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड है, तो उसको हम कहेंगे कि वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है यानी कि संरचित है। असंरचित होती जहाँ पर पहले से निर्धारित प्रश्न नहीं है और निश्चित भाषा नहीं है, तो वो असंरचित हो जाती। लेकिन यहाँ पर पहले से सब कुछ निर्धारित है तो वो संरचित प्रश्नावली का प्रकार कहलाएगी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित चुनाव केंद्रित प्रश्न को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड चॉइस है आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए हैं, फिक्स्ड चॉइस है, यस और नो इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड यानी कि बंद प्रश्न। और खुला प्रश्न क्या हो जाएगा? ओपन एंडेड, जहाँ पर आपके पास चुनाव करने का अवसर है, यानी आप अपनी भावनाएं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए दहेज प्रथा अच्छी है या बुरी, तो ये प्रश्न है क्लोज एंडेड का कि या तो आप बोलेंगे अच्छी है या है बुरी। अगर आपको बोला जाए दहेज प्रथा के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो वो हो जाएगा ओपन एंडेड। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पहले से फिक्स है तो फिर यहाँ पर बंद प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, शोध समस्या का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष विचारणीय होना चाहिए? विवादास्पद विषय, बहुत अधिक अनुसंधानित विषय, अस्पष्ट समस्या या फिर संबंधित अनुसंधान सामग्री की उपलब्धता।
तो इनमें से कौन सा है, विच एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। अगर हम शोध समस्या का चयन करने जा रहे हैं, देखिए आप में से काफ़ी सारे लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद अगर जेआरएफ हो जाएगा तो आप लोग पीएचडी भी करेंगे। तो अगर आप रिसर्च प्रॉब्लम चुनने जा रहे हैं तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखेंगे, कोई ऐसा विषय जो कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो तो आपको मैटर ही मिलने में दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या, बहुत अधिक अनुसंधानित विषय, तो जिस पे बहुत अधिक काम हो चुका है उसको आप चुनेंगे तो उसमें आप नया क्या निकालेंगे, उसमें दिक्कत हो जाएगी। अस्पष्ट समस्या, तो जब आपकी समस्या ही स्पष्ट नहीं है तो फिर उसमें आप नया क्या निकालेंगे, कैसे उसमें अनुसंधान करेंगे। तो क्या चीज़ आप देखेंगे जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को करेंगे, संबंधित अनुसंधान सामग्री की उपलब्धता, कि जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें मैटर कितना मिल सकता है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, अवलोकन विधि के महत्व को चिन्हित कीजिए। अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड की इम्पोर्टेंस या उसकी अच्छाई पूछ रहा है। तो इसमें बहुत अधिक व्यय होता है तो ये तो बुराई हो गई। सीमित जानकारी इकट्ठी होती है, ये भी बुराई हो गई। उत्तरदाताओं तक पहुंच प्रतिबंधित होती है, ये भी बुराई हो गई। महत्व पूछ रहा है तो थर्ड ऑप्शन देखेंगे, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह समाप्त किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड अगर आप करेंगे तो सब्जेक्टिविटी बायस इज एलिमिनेटेड, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह समाप्त किया जाता है। ये यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बुक पूछ रहा है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। इस पुस्तक के लेखक, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही है, किसकी है, आप लोग को इसका आंसर पता होगा मुझे लग रहा है, पीवी यंग की ये बुक है, पीवी यंग, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। अगला प्रश्न है, सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया था लिंडमैन ने, लेकिन किस पुस्तक में किया था। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किसने किया था, लिंडमैन ने किया था। किस पुस्तक में किया था ये पूछ रहा है। सोशल डिस्कवरी, द टूल्स ऑफ सोशल साइंस, द एलिमेंट ऑफ रिसर्च, मेथड्स इन सोशल रिसर्च। तो इनकी पुस्तक का नाम है सोशल डिस्कवरी। लिंडमैन की पुस्तक का नाम है सोशल डिस्कवरी, जिसमें इन्होंने सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक तथ्य का प्रकार नहीं है। सेकेंडरी डेटा का टाइप यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो जनगणना रिपोर्ट है, ऐतिहासिक दस्तावेज है, व्यक्तिगत दस्तावेज, ये भी एक तरीके से डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो डॉक्यूमेंट ये भी द्वितीयक डेटा में आएगा। लेकिन अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, पर्सनल साक्षात्कार कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो द्वितीयक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, प्राथमिक डेटा हो जाएगा। क्योंकि आप क्षेत्र में गए, उस व्यक्ति से मिले, उसका इंटरव्यू किया, तो वो डेटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्राथमिक डेटा कहलाएगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये द्वितीयक डेटा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शोध प्ररचना में नियंत्रण समूह का प्रयोग होता है। इसमें से कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप शब्द का यूज़ करते हैं। अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक या फिर अनुदैर्ध्य। तो कल ये थोड़ा सा मैंने इसको समझाया था आप लोग को कल की वीडियो में। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि हमें समस्या के बारे में कुछ नहीं पता है। वर्णनात्मक का मतलब है कि हम उस समस्या का केवल वर्णन कर रहे हैं, जैसे जनगणना में होता है। लॉन्गिट्यूडल और क्रॉस सेक्शनल दो होते हैं। लॉन्गिट्यूडल जैसे कि हमने 1979 में किया, 1989 में किया, फिर 1999 में किया। इस तरीके की रिसर्च अलग अलग समय पे की गई, टॉपिक एक ही है, टाइम अलग अलग हो गया लंबे समय तक, तो लॉन्गिट्यूडल हो गया, एक ही समय पे है तो क्रॉस सेक्शनल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कंट्रोल ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं, नियंत्रित समूह और स्वतंत्र चर। तो यहाँ पर ये चीज़ की जाती है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान में। सेकेंड ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन। पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, गुडे एंड हार्ट, जोहोदा एम कुक, विलिंगसन एवं भंडारकर, मोजर एवं गाल्टन। ये पुस्तक है रिसर्च मेथड रिलेशन इन यहाँ पर गलत लिख गया है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन, और ये पुस्तक है जहोदा एवं कुक की।
तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।